क्या स्टेटमेंट है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी सिस्टम के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, उसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितनी जल्दी चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज जब भी बात करेंगे ना, जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज हुआ, ये डिनोमिनेटर में टी दिख रहा है आपको, इसका मतलब टाइम कम लगेगा अगर फोर्स ज्यादा लगाई तो, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब हमने फोर्स कम लगाई है। क्या करने के लिए? मोमेंटम को चेंज करने के लिए। इसी में से न्यूटन सेकंड लॉ से आपने फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो प्रूव किया, बट इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं that dp is equal to f dt, और ये बन जाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसका ये मतलब है dp होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम, dp is change in momentum and it is equal to f into t, that is called as force. So न्यूटन सेकंड लॉ से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का डेफिनेशन आ जाएगा, और वो स्टेटमेंट क्या है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम को इंपल्स बोलते हैं। दूसरा, अगर यहीं पे इसी स्टेटमेंट में अगर मैं ये बोलूं कि f 0 है, अगर f 0 है तो dp by dt भी 0 हुआ। अगर फोर्स 0 होगी तो dp by dt 0 है, क्योंकि f ही dp by dt है, f 0 तो dp by dt भी 0। और बेटा अगर dp by dt 0 है, किसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है पता है ना? कांस्टेंट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, f इक्वल टू 0, मतलब अगर f 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो क्या स्टेट बोलेंगे, क्या स्टेटमेंट? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में मोमेंटम जो है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा? चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स एंड इन द, इसको बोलेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एंड एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये दोनों स्टेटमेंट कहां से आई? ये दोनों स्टेटमेंट्स आई फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लॉ को ही एक्सप्लेन नहीं करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली इस पूरे डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है। डायनामिक्स कौन सा पार्ट है फिजिक्स का जिसमें हम मोशन का कॉज भी पढ़ते हैं, उसे हम डायनामिक्स बोलते हैं। तो मोशन का कॉज क्या है? फोर्स, और फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। लेट अस अंडरस्टैंड कि इस न्यूटन सेकेंड लॉ को हमने अप्लाई कैसे करना है। यहीं पे मैंने आपको बताया इट इज आल्सो रिटन एज d by dt ऑफ mv। अगर मास कांस्टेंट है तो हम इसको लिखते हैं m इंटू dv by dt। ठीक है? अगर मास कांस्टेंट है तो बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा m इंटू a। लेकिन इफ मास इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट, बेटा इसी में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन देखेंगे
जिसमें मास भी वेरी करता है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल से समझो, जैसे हम किसी व्हीकल में पेट्रोल फुल करा लेते हैं, टैंक फुल करा लेते हैं और हम ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, थोड़ी देर बाद टैंक खाली हो जाता है, तो मास कम हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसी फॉर्मूले को देखो, dp by dt है, द सेम फॉर्मूला इज रिटन एज, मोमेंटम की जगह तो फिर से मास इनटू वेलोसिटी ही लिखेंगे। सो नाउ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरी करता है तो यही फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। यहाँ dm by dt ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। बेटा जब भी हम इस फोर्स की बात करते हैं हम बेसिकली बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है, देखो सपोज सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से मैंने एक फोर्स लगाई, लेट दिस फोर्स इज F1, और इधर से एक फोर्स लगाई, लेट दिस फोर्स इज F2। मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलेरेशन a। क्या एक्सेलेरेशन है इसकी, a। बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन की जो फोर्स होगी वो बड़ी होगी। अगर ये a की डायरेक्शन इधर के बजाय इधर होती तो इसका मतलब होता है F2 ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है, अगर मैं F से ही रिप्रेजेंट करूं, वो होगी F1 माइनस F2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस हैं। लेकिन फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे m इंटू ए इज इक्वल टू F1 माइनस F2, विच मीन्स a is equal to F1 minus F2 divided by m. A equals to F1 minus F2 divided by m. So net acceleration is equal to net force divided by mass. ठीक है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो इस फोर्स की डायरेक्शन है वही होगी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे बताओ, आप बताना, ये एक पार्टिकल है, मास इसका m है, एक फोर्स इधर लग रही है F1, एक फोर्स इधर लग रही है F2, और ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ नेट एक्सेलरेशन अब कितनी होगी। बेटा जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट फोर्स क्या होती है, कोई आइडिया क्यों नहीं है। देखो नेट फोर्स F जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बहुत बार पढ़ लिया हमने तो ये, ट्वाइस F1 F2 cos थीटा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। यहाँ इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, हियर थीटा इज 90 डिग्री, जिसके कारण जो cos थीटा होगा दैट विल बी 0, cos 90 0 होता है, तो F आएगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। खत्म। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ये उनका रिजल्टेंट होता है, जिसका मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो अभी एक्सेलरेशन कितना हो गया, अभी एक्सेलरेशन आ जाएगा रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये आंसर है भाई। आपको जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो वेक्टर से निकालनी है, वेक्टर एडिशन से निकालनी है, अपनी मर्जी से थोड़ी आप 0 या 1 कुछ भी बोलोगे। अगर सेम डायरेक्शन होती तो F1 प्लस F2, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो F1 माइनस F2, परपेंडिकुलर है तो रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर की एडिशन कैसे करेंगे, किसी वेक्टर की एडिशन करेंगे ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से।
सपोज करो ये एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड F है, ये दूसरी फोर्स है, इसका भी मैग्नीट्यूड F है। एक पार्टिकल के ऊपर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, पार्टिकल का मास है m, टू फोर्सेस each of mass m are acting on a particle at an angle of 60 degree with each other। पार्टिकल का मास भी गिवन है, particle of mass m at an angle of 60 degree with each other। Find the magnitude of acceleration produced। जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चलिए करिए। बेटा मान लेता हूं मैं, जस्ट फॉर रेफरेंस में इसको F1 बोल देता हूं और इसको F2 बोल देता हूं। पहले दोनों का मैग्नीट्यूड F ही है, ये गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड F है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को F डैश से रिप्रेजेंट करूं, कितनी होगी? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, सॉरी ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंगली, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60। यहां दिया हुआ है cos 60। आपने वेक्टर्स नहीं आएगा तो फिर ये कैसे आएगा? सबने पढ़ा ना वेक्टर्स आप में से? यस सर। F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, F2 का मैग्नीट्यूड भी F है, सो इट विल बी F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू cos 60 कितना होता है? cos 60 इज 1/2, है ना? ये 2 और 2 कैंसिल, रूट के अंदर आएगा बेटा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर अगेन। सो दैट वे आपका जो F डैश है वो आएगा 3F स्क्वायर। तो F डैश कितना हुआ? F√3 नहीं हुआ? अगर F डैश F√3 है तो बोल सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन जो है दैट इज F√3। तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया? F√3/m। ये आंसर है आपका। दूसरा देखो, an object of mass 4 kg is moving with a velocity of 6 meter per second towards another object of mass 2 kg coming from the opposite direction with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg है, ऐसे एज्यूम करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना? 4 kg, ये 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है with a velocity of 3 meter per second। 3 meter per second, ठीक है? The two objects collide and then move
with a common velocity v, find v। उसी कॉमन वेलोसिटी को आपने फाइंड करना है। किस कॉमन वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये मूव कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी with which the two balls, the two objects move together। और ये आपने करना है on the basis of law of conservation of momentum। ठीक है, कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम, कोलिजन से बाहर बाद वाला मोमेंटम, दोनों को इक्वेट करो और फाइंड करो उनकी कॉमन वेलोसिटी। कैसे करना है बेटा क्वेश्चन देखिए, सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। मोमेंटम होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, 4 इंटू 6 2 इंटू -3। क्यों -3? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रिवर्स है, तो वेलोसिटी नेगेटिव लेनी। इट इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या थी, दोनों बॉल कंबाइन हो गए और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे। दोनों कंबाइन हो गए तो मास हो गया m1 plus m2 into v, so this will be 24 minus 6 equal to 6v। 24 minus 6 हो गया बेटा 18 equal to 6v, तो v आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं पहले से। ठीक है, मैं और आपको कुछ असाइनमेंट भी दे दूंगा, उसमें से भी करने हैं। ठीक है, अभी तक बेटा हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट जो एक बॉडी या दो बॉडीज की बात हो रही है सिर्फ। ये पता चल गया यहाँ माइनस क्यों लाया। अगर ये भी आगे की तरफ जा रहा होता फिर कोलिजन होता तो यहाँ भी प्लस होना था, उस केस में ये 30 आता आंसर आपके पास, तो वेलोसिटी कॉमन जो है उसका आता 5 मीटर पर सेकेंड। सिंस दोनों बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए एक की वेलोसिटी आपने नेगेटिव ले लेनी। दूसरा बेटा हम बात करते हैं कनेक्टेड मोशन की। कनेक्टेड मोशन, जब दो बॉडीज के बीच में कोई कनेक्शन होता है, जैसे मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है m1 और इसके साथ एक और बॉडी अटैच की हुई है, इस दूसरी बॉडी का मास है m2। ठीक है, और भी हो सकते हैं, पहले दो वाला समझ लेते हैं। अगर इस पहली वाली बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है F। देखो पहली बॉडी के ऊपर F फोर्स अप्लाई की। क्वेश्चन ये है, मूव तो दोनों करेंगे अगर करी तो, ये पहली वाली बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पे कितनी फोर्स लगाएगी ये बताओ। पहली बॉडी के कारण दूसरी बॉडी पे कितनी फोर्स लगेगी। टू ऑब्जेक्ट्स having masses m1 and m2 are touching each other, are in contact with each other. A force F
is applied on M1 as shown in figure. Calculate the force on M2 due to M1. M2 के ऊपर कितनी फोर्स होगी M1 के कारण? लॉजिक समझो, उसके बाद फिर आप एक और बॉडी लेके 3 के लिए कर सकते हैं। इस सिचुएशन में देखो एक चीज कंफर्म्ड है कि अगर बॉडीज मूव करेंगी तो दोनों, अगर ये दोनों बॉडीज एक कॉमन एक्सेलरेशन a के साथ मूव करें तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब a कितना है? a इज इक्वल टू m1 प्लस m2, a इक्वल्स टू m1 प्लस m2। अब देखो जो हमने फोर्स लगाई है वो लगाई है m1 पे, और वो कितनी फोर्स है? F। m1 के ऊपर फोर्स लगाई F, m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है m1, m1 पुश कर रहा है इसको आगे की तरफ। अगर ये m1 m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, समझ आ रहा है? क्योंकि इन दोनों के कांटेक्ट है, तो m2 के ऊपर जो फोर्स F1 लगी है बेटा वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लेकिन ध्यान से देखो, जब m1 इस m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो m2 भी तो m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लॉजिकली इस m1 के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक जो हमने अप्लाई की और एक जो कांटेक्ट फोर्स लगी m2 के कारण। और m1 के ऊपर दो है तो m2 के ऊपर एक ही फोर्स है और वो है F1। हमें वही कैलकुलेट करनी है। कैसे करते हैं कैलकुलेट? आप ये वाली सिचुएशन को सिंपल कर सकते हैं, दोनों बॉडीज को अलग अलग बना दो। ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई F और m2 ने लगाई F1। ये दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रही है F1, इसका मास है m2। हैं दोनों कंबाइंड, बट हम इनको एनालाइज करने के लिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास जो A है वो कितना है? F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। अब देखो जहां से मैंने स्टार्ट किया था आज वाला क्लास, ये जो पार्टिकल है जिसका मास m1 है, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स F लग रही है और इधर की तरफ लग रही है F1, जा रहा इधर है। और जिसका मास m2 है, इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रही है F1, जा रहा इधर है। ठीक है, तो सेकेंड बॉडी के लिए क्या लिखूंगा मैं? F1 इज इक्वल टू m2a। और फर्स्ट बॉडी के लिए क्या लिखूंगा? न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, F माइनस F1 इज इक्वल टू m1a। पता चला? नेट फोर्स क्या होगी? जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है हमेशा उस डायरेक्शन में बड़ी फोर्स होती है। तो अगर आपको F1 के लिए फॉर्मूला ढूंढना है तो यहीं से मिल गया आपको F1। कैसे? F1 इज इक्वल टू m2 इंटू a की जगह लिख दो F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बेटा आपके पास F1 बना m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू F। F1 कितना आ गया? सिंपली ये याद रखना, अगर आप अपने माइंड में पिछली वाली पिक्चर रखें, m1 m2, मैंने आपको बताया कि यहां से फोर्स लगाई F, तो इसने इस पे जो लगाई वो F1 है, वो कितनी होगी? इस मास को, मतलब जो आगे की तरफ मास बचा उसको टोटल मास से डिवाइड कर दो और अप्लाइड फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो m1 इज इक्वल टू F1 is equal to m2 divided by m1 plus m2 into applied force which is
F। ठीक है, सेम प्रॉब्लम को एनालाइज करिए। आपकी बार 3 बॉडीज का कॉन्टैक्ट लेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग क्या बता रहा हूं मैं आपको? आपकी बार हमारे पास एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2, और ऐसे ही तीसरा वाला ऑब्जेक्ट भी कोई ले लीजिए जिसका मास है m3। एंड व्हाट वी डू हियर इज, हम यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है F। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने m1 के ऊपर जो फोर्स लगाई वो तो F है, m1 के कारण m2 पे जो फोर्स लगेगी F1, m2 के कारण जो m3 पे लगेगी वो है F3। वो फोर्सेस भी पता करिए। F1 कितना होगा, F2 कितना होगा, F3 कितना होगा। समझना फिर से, अगर पहले नहीं समझ में आया था तो अभी समझ लो। हमने जो फोर्स लगाई वो m1 के ऊपर, m1 ने m2 पे F1 लगाई, तो m2 भी तो m1 के ऊपर F1 लगाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर m2 ने m3 पे लगाई F3, तो m3 भी लगाएगा F2 पे F3। F3 क्यों, F2 बोलेंगे इसको हम। तो अगर आप इनको सेपरेट करो, देखो ये m1 है, फोर्स इधर से लग रही है अप्लाइड F, इधर से लग रही है F1, और ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन A तो सीधा ही निकालो ना। सिमिलरली m2 जो है इसके ऊपर इधर से लग रही है F1, उधर से लग रही है F2, और ये भी जा तो इधर ही रहा है अगर गया तो। m3 एक ही फोर्स लग रही है और वो फोर्स है F2, और एक्सेलरेशन है उसकी A। तो इस फर्स्ट सिचुएशन को अगर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखें F माइनस F1 इज इक्वल टू M1A। F माइनस F1 इक्वल्स टू M1A। यहाँ F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A, और यहाँ F3 इक्वल टू M3A, F2 इज इक्वल टू M3A। सबसे पहले आपसे यही सॉल्व हो जाएगा। F2 आपके पास आ जाएगा M3 इंटू A की जगह क्या लिख लेंगे, F डिवाइडेड बाय M1 M2 प्लस M3। फिर बेटा इस F2 की वैल्यू को यहां पुट करो, F1 भी निकल जाएगा। खुद निकालिए एंड टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अभी करके देख लो। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? M1 के कारण M2 पे, M2 के कारण M3 पे जो फोर्स लगी, सबसे पहले लास्ट वाली फोर्स कैलकुलेट होगी, फिर इसको यहां पुट करोगे तो आपके पास ना जो रिजल्ट आएगा वो मैं बता देता हूं, आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो रिजल्ट क्या आता है। जो F2 आया इस लास्ट वाले के ऊपर है ना, तो बेटा जो F2 आया लास्ट वाले का मास है M3 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू द अप्लाइड फोर्स। फिर ये F1 अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसके आगे कितने मासेस हैं, 2 हैं, दोनों को ऐड कर लो, टोटल से डिवाइड कर लो, अप्लाइड फोर्स से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये है सिंपल वाला कनेक्टेड मोशन जिसमें हम फोर्स इन कांटेक्ट फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सब का मास बराबर है।
दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं लिखने में यहाँ लिख देता हूँ M1 M2 M3 M4, बट होंगे ये सारे M के बराबर। तो अगर हम यहां से F फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम यहां से F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि M1 के कारण M2 पे कितनी फोर्स, ये वाली कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी। मैं नीचे बना रहा हूं बट फोर्स ऐसे लग रही है हॉरिजॉन्टल। ये वाली फोर्स कितनी होगी और ये वाली फोर्स कितनी होगी। F1 फाइंड करके दो, F2 फाइंड करके दो, F3 फाइंड करके दो। ठीक है, सॉल्व करके जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड सेंड इट टू माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, अभी के अभी